जय हिंद मित्रों, मैं मनोज पुनः आपके ई शिक्षा संवाद यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं, जिसमें हम लोग एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ को टारगेट लेके चल रहे हैं और हम लोगों का जो एग्जाम है 8 दिसंबर है। उसमें हम लोगों ने कैप्सूल क्लास के माध्यम से अभी यूनिट फर्स्ट को कंप्लीट किया है। आज की डेट में हम लोग यूनिट सेकंड को कंप्लीट करेंगे, जो कि आपका सेकंड यूनिट है हिस्ट्री, पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन। ठीक है, शिक्षा का इतिहास, राजनीतिक शास्त्र और अर्थशास्त्र के बारे में हम लोग जानेंगे। तो हम लोगों के सिलेबस में सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट जो है इसके हिस्ट्री जो जानेंगे हम लोग। हिस्ट्री अभी तक जो हम लोग पढ़ते आए हैं वो केवल बच्चों को पढ़ाने के लिए, विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए किन आयोगों ने क्या क्या बोला है ये सब पॉइंट्स को हम लोग डिस्कस कर रहे थे। लेकिन अब हम लोगों को क्या ध्यान देना है, यहाँ पर हम लोगों को ध्यान यहाँ पर ये देना है कि यहाँ पर टीचर एजुकेशन के माध्यम से हम लोगों को डिस्कस करना है। ठीक है, टीचर एजुकेशन के माध्यम से। तो टीचर एजुकेशन में मुख्य रूप से क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है ये भी आपको याद होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए टीचर एजुकेशन में, क्या कहते हैं टीचर एजुकेशन में। ठीक है, टीचर एजुकेशन में क्या 3 पॉइंट्स क्या इंपॉर्टेंट होते हैं जो किसी भी टीचर, जो आपके ट्रेन टीचर कहलाते हैं। सबसे पहले टीचिंग स्किल उनके अंतर उनमें डेवलप करी जाती है। क्या होती है? टीचिंग स्किल। टीचिंग स्किल्स डेवलप करा जाता है उनके अंदर। फिर नेक्स्ट जो है पेडागॉजिकल थ्योरीज को उनके अंदर कराया जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है? पेडागॉजिकल थ्योरीज इनको बताई जाती है, जिसके माध्यम से वो बच्चों के बारे में जानते हैं। और तीसरा जो है आपका कौन सा होता है? तीसरा जो होता है आपका प्रोफेशनल स्किल। क्या होता है? प्रोफेशनल स्किल्स के बारे में यहां पर होता है। ये 3 जो होते हैं किसी भी टीचर एजुकेशन में, अध्यापक शिक्षा में, ये 3 बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट होते हैं। उसमें क्या होता है आपके सबसे पहले टीचर एजुकेशन में आपका टीचिंग स्किल, शिक्षण कौशल होना चाहिए। पेडागोजिकल थ्योरी, शिक्षा शास्त्र सिद्धांत उनको पता होना चाहिए, उससे संबंधित कंटेंट। फिर प्रोफेशनल स्किल में आप किससे किस तरीके से बात करते हो, बच्चे की मनोदशा को किस तरीके से आप भांपते हो, इन सब चीजों के बारे में वहां पर डिस्कस करके बताया गया है। ठीक है, इन सब चीजों के बारे में वहां पर बताया गया है। तो चलिए अब हमें ये देखना है कि हम लोगों के सिलेबस में कौन कौन से हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यहाँ पर सेकेंडरी एजुकेशन की। सबसे नंबर 1 पर क्या है? सेकेंडरी एजुकेशन। ठीक है, क्या है? सेकेंडरी एजुकेशन। ठीक है, सबसे पहले सेकेंडरी एजुकेशन आता है आपका। ठीक, नंबर दो पे जो आपके सिलेबस में है कोठारी आयोग है। क्या है? कोठारी कमीशन। ठीक, अगर इनके स्थापना वर्ष की बात करेंगे तो ये 1952-53 में होता है इसकी स्थापना, 1952-53 में। ठीक, कोठारी कमीशन की बात करेंगे तो कोठारी कमीशन आप सभी को पता है 1964 से लेकर 1966 के बीच में इसकी स्थापना होती है। याद रखिएगा, इनकी स्थापना भी पूछी जाता है। नंबर 3 पे अगर हम बात करेंगे, नंबर 3 पे एनपीई है, नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन। एनपीई है, याद रखिएगा जो एनपीई है ये 1986 में आपका आया था, 1986। और एनपीई के अंतर्गत प्रोग्राम ऑफ एक्शन जो है, क्या है आपका? प्रोग्राम ऑफ एक्शन है आपका। प्रोग्राम ऑफ एक्शन जो है ये कब आया था? 1992 में आया था, इसी में संशोधन करके आया था। फिर नंबर 5 पे जो आपका एग्जाम में आता है वो एनसीटी है आपका। क्या है? एनसीटी, जिसको बोलते हैं आपका क्या है? नेशनल कमीशन ऑन टीचर। नेशनल कमीशन ऑन टीचर।
टीचर। ठीक है, ये कब आया था? इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग बोलते हैं क्या? एनसीटी। एनसीटी जो है आपका कब आया था? तो याद रखिएगा 1983 से 85 के बीच में इसकी बात होती है। ठीक है, लेकिन दूसरा जो आया था वो एक और आया था, वो 1999 में आया था। ठीक है, 1999 में आया था, ऐसे लिखेंगे ज्यादा बेहतर होगा। 1999 में आया था। ठीक है, ये हो गया। नंबर 6 पे हम बात करेंगे। छठवें नंबर पे है एनसीएफ, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। क्या है? नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। ठीक है, ये कब आया था? इसको याद रखेंगे, ये आपका आया था 2005 में। ठीक है, ये 2005 में आया था। फिर नंबर 7 पे जो आपके सिलेबस में है वो आपका एनकेसी। क्या है? एनकेसी है। क्या है आपका? एनकेसी। इसको क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं नेशनल नॉलेज कमीशन। क्या आपका? नेशनल नॉलेज। ठीक है, नेशनल नॉलेज कमीशन है आपका, कमीशन। ठीक है, नेशनल नॉलेज कमीशन। ये कब आता है? याद रखिएगा, इसकी स्थापना जो होती है 2007 में होती है आपकी। फिर नंबर 8 पर जो आपका आता है, जो पूछा आता है, वो आपका वाईसीआर होता है। वाईसीआर जिसको बोलते हैं यशपाल कमेटी ना, यशपाल समिति रिपोर्ट। ठीक है, क्या है आपका? यशपाल समिति रिपोर्ट है आपका, यशपाल कमीशन। ठीक है, यशपाल कमिटी है आपका, कमिटी रिपोर्ट। ठीक, यशपाल कमिटी रिपोर्ट जिसको वाईसीआर हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं, ये कब आता है? ये 2009 में आता है। ठीक है, फिर आपका 9 नंबर पे जो आपका आता है, 9 नंबर पे आपका आता है एनसीएफटीई आता है। क्या आता है? एनसीएफ टीचर एजुकेशन, टीचर एजुकेशन। ठीक है, टीचर एजुकेशन। तो टीचर एजुकेशन कब आता है आपका? याद रखिएगा, ये आपका 2005 में आता है। फिर इसके बाद इसकी स्थापना की अगर हम बात करें एनसीएफटीई की, तो ये भी 2009 में आता है, जब वाईसीआर आपका आता है तब। फिर इसके बाद नंबर 10 पे हम लोग बात करेंगे। तो नंबर 10 पे आपका क्या आता है? जेवीसी, जसपाल वर्मा कमेटी। ये क्या होता है लास्ट में? जस्टिस वर्मा कमेटी रिपोर्ट। कमेटी। ठीक है, जस्टिस वर्मा कमेटी रिपोर्ट आपका आता है। ठीक, जस्टिस वर्मा कमेटी रिपोर्ट जो आपकी आती है, इसके डेट को भी आप लोगों को याद रखना है कि जस्टिस वर्मा कमेटी कब आती है इसकी रिपोर्ट। तो ये आती है 2012 में। ठीक है, तो यहां पर इतने पॉइंट्स को आप लोग को डिस्कस करना है। क्या डिस्कस करना है? सबसे पहले माध्यमिक शिक्षा आयोग जो होता है, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, सन 1952-53 में आता है। दूसरा कोठारी कमीशन है जो 1964 से 66 के बीच में आता है। जो एनपीई है वो आपका 1986 में आता है, नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन जिसको हम बोलते हैं। दूसरा जो होता है इसका संशोधित रूप जो है वो कब आता है? प्रोग्राम ऑफ एक्शन, जो कि 1992 में आता है आपका। फिर नेशनल कमीशन टीचर आता है, नेशनल कमीशन टीचर आता है। ठीक है, यहाँ पे ऑन लिख दीजिए, यहाँ क्या करेंगे? नेशनल कमीशन ऑन टीचर आता है। ठीक है, नेशनल कमीशन ऑन टीचर आता है। ये कब आता है? ये आता है 1983 से 85 के बीच में। फिर इसके बाद दोबारा जो है ये आता है, इसी का संशोधित रूप जो है 1999 में आता है। फिर इसके बाद आता है आपका नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, एनसीएफ जिसको शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं। इसकी स्थापना 2005 में होती है। दूसरा एनकेसी जिसको नेशनल नॉलेज कमीशन आता है। बहुत सा क्वेश्चन इससे संबंधित पूछा जाता है आपसे कि एनकेसी के फाउंडर कौन है, प्रतिष्ठापक कौन है? तो सैम पित्रोदा है। ये बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो ये 2007 में आता है। यशपाल कमेटी रिपोर्ट जो है 2009 में आता है। फिर एनसीएफटीई की बात करेंगे, नेशनल कमीशन
नेशनल ये आपका क्या है, एनसीएफ जो है, एनसीएफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क टीचर एजुकेशन जो 2009 में आता है। फिर इसके बाद आता है जस्टिस वर्मा कमेटी रिपोर्ट जो है आपकी कब आती है, 2012 में आती है। तो ये इसलिए आपको पूरा मैं लिखवाने का प्रयास कर रहा हूं क्योंकि एग्जाम में कभी कभी इसको मैचिंग करने में आता है, तो उस पर कंफ्यूज मत होइएगा। याद रखिएगा जो एग्जाम सेम से जो डेटेड सेम में है उसको याद रखिएगा, ठीक है ना, जिसको याद रखिएगा। और यहाँ पर कभी कभी इसको याद रखिएगा और ये आपसे पूछा था तो ऐसे मैचिंग करने को पूछेगा तो आपको याद रखना है कि इसकी मैचिंग इसी प्रकार होगी। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। इसके बाद हम लोग चलेंगे इसके आगे के डिस्कस करने, ठीक है। अब हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे। अभी तक आपने पूरे के पूरे जान लिया था कि कौन सा कमीशन किस सन में बना था। अब हम लोग वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सेकेंडरी एजुकेशन की। सेकेंडरी एजुकेशन, ठीक, सेकेंडरी एजुकेशन जो कमीशन है से भारतीय शिक्षा आयोग कमीशन जिसको बोलेंगे, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन जिसको बोलते हैं माध्यमिक शिक्षा आयोग, ठीक, माध्यमिक शिक्षा आयोग जिसकी स्थापना हम लोगों ने बात करी थी। इसकी स्थापना कब होती है, तो इसकी स्थापना सन 1952 ईस्वी में होती है। 1952-53 ईस्वी में होती है आपकी, ठीक है, इसकी 1952-53 में होती है। सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि इसकी स्थापना किसने करी थी, तो इसकी स्थापना किसने करी थी आप सभी को पता होना चाहिए कि मुदालियर आयोग द्वारा इसकी स्थापना करी जाती है। किसके द्वारा, मुदालियर आयोग द्वारा इसकी स्थापना करी जाती है। तो हम लोग माध्यमिक शिक्षा आयोग की बात कर रहे हैं। माध्यमिक शिक्षा आयोग की स्थापना के बारे में हम बात करेंगे। तो इसकी स्थापना जो है कब होती है, कभी कभी इसका डेट भी पूछ लिया जाता है। तो इसका डेट है आपका 23 सितंबर 23 सितंबर कब है, और सन 1900, ठीक है, 23 सितंबर सन 1952 ईस्वी को इसकी स्थापना होती है। और इसके जो है स्थापना जो इसके अध्यक्ष जो होते हैं डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर होते हैं। कौन होते हैं, डॉक्टर लक्ष्मण, ठीक है, कौन होते हैं, डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर, लक्ष्मण स्वामी, ठीक है, डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर, ठीक है, डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर। लक्ष्मण स्वामी मुदालियर, ठीक है, क्या नाम है, डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर नाम है, मुदालियर, ठीक है, डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर है। इन्होंने ही 23 सितंबर सन 1952 ईस्वी को जो है इसकी स्थापना करी थी, ठीक है, सरकार ने। अब इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे कि शिक्षक के लिए इन्होंने क्या क्या बातें कही है, ठीक है। तो वन बाय वन हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें क्या है आपसे, इसमें कहते हैं एनालिसिस ऑफ प्रॉब्लम ऑफ टीचर एंड ट्रेनिंग। मतलब इसमें कहते हैं कि समस्याओं का विश्लेषण किया जाएगा किसके लिए, शिक्षक और प्रशिक्षक के लिए। तो यहां पे प्रॉब्लम को एनालिसिस किया जाएगा, ठीक है, प्रॉब्लम्स को एनालिसिस किया जाएगा। किसके लिए किया जाएगा, टीचर्स के लिए, टीचर्स एंड ट्रेनिंग,
ठीक। तो सबसे पहले अगर बात करी जाए कि टीचर्स ट्रेनिंग के लिए किसने बात करी है, तो मुदालियर आयोग ने, माध्यमिक शिक्षा आयोग ने शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए और शिक्षकों की समस्याओं से संबंधित इन्होंने बात करने का प्रयास किया। इन्होंने यहाँ पर अपने इसमें पूरी की पूरी बताई है। और इसमें क्या बताया है, जब टीचर के ट्रेनिंग के लिए बात करते हैं, इन्होंने तीन प्रकार के शिक्षण प्रशिक्षण संस्थानों की बात करी है। 3 टाइप ऑफ टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन। कौन से 3 टाइप में, देखिए 3 टाइप में सबसे पहले नंबर 1 पे जो आता है, नंबर 1 पर आपका क्या आता है, प्राइमरी। क्या आता है आपका, प्राइमरी आता है। दूसरा आपका सेकेंडरी आता है, और तीसरे की जो बात करेंगे, तीसरा आपका आता है कॉलेज। ठीक है, तीसरा आता है कॉलेज, ठीक, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राथमिक, माध्यमिक और विद्यालयी, महाविद्यालयी। ठीक है, कॉलेज में महाविद्यालय या विद्यालय की बात करेंगे। ठीक है, तो ये ऐसे 3 संस्थान होने चाहिए जहां पर शिक्षकों के प्रशिक्षण, मतलब इन तीनों के लिए शिक्षकों के प्रशिक्षण की आवश्यकता को यहाँ पर ये बताते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये पॉइंट हो गया। फिर इसके बाद इसमें क्या रिकमेंडेशन कहते हैं कि इसमें रिकमेंड ट्रेनिंग इन को करिकुलर एक्टिविटीज, रिफ्रेशर कोर्सेज एंड रिसर्च वर्क। मतलब कहते हैं इसमें सह पाठ्यक्रम की गतिविधियों को चलाने के लिए इन्होंने क्या क्या प्रोग्राम बताए हैं। याद रखिएगा, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, हर एक पॉइंट को मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं। इसमें रिफ्रेशर कोर्स होता है, रिफ्रेशर, ठीक है, रिफ्रेशर कोर्सेज होता है, कोर्सेज एंड, ठीक है, रिफ्रेशर कोर्सेज एंड रिसर्च वर्क होता है। ठीक, रिसर्च वर्क की बात यहां पर करते हैं। ये दो इसकी सिफारिश करते हैं। फिर इसके बाद और अगर हम देखेंगे तो इन्होंने क्या बात करी, इन्होंने कहा कि एमएड एडमिशन के लिए 3 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, या और उसके साथ साथ विस्तार कार्यक्रम होना चाहिए। मतलब कि इन्होंने क्या बोला है, याद रखिएगा, एमएड में एडमिशन के लिए इन्होंने क्या बोला था, 3 ईयर का एक्सपीरियंस। ठीक है, एमएड में एडमिशन के लिए एक्सपीरियंस चाहिए। ठीक, एक्सपीरियंस कितने भी वर्ष का चाहिए इन्होंने पूछा। एक्सपीरियंस भी कितने, 3 वर्ष का एक्सपीरियंस होना चाहिए। 3 इयर्स लिख दीजिए, 3 इयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए। साथ में ही इन्होंने क्या बोला है, एक्सटेंशन कार्यक्रम करने के लिए क्या बोलते हैं, एक्सटेंशन कार्यक्रम। ठीक, एक्सटेंशन कार्यक्रम करने के लिए, एक्सटेंशन, ठीक है, एक्सटेंशन प्रोग्राम। एक्सटेंशन प्रोग्राम्स करने के लिए, विस्तार कार्यक्रम करने के लिए भी इन्होंने अपने आयोग में इसकी बात करी थी। किसके लिए, शिक्षकों के लिए। ये सब पूरी की पूरी बात हो रही है। और इसके अंतर्गत आप देखेंगे एग्जाम में, तो इसके अंतर्गत जो है वो AICE की भी बात करते हैं ये। ठीक है, AICE की भी बात करते हैं इसमें। और इसमें आपका क्या महत्वपूर्ण हो जाता है, इसमें इसके साथ साथ और कौन से संस्थान की, जो 1991 में बनता है आपका। ठीक है, उसके बारे में बात करते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु जो है इसमें कहते हैं AICE की बात करते हैं, डबल ई की बात करते हैं, जो 1997 में बनता है। 1957 में बनता है। इससे रिलेटेड ये टॉपिक को डिस्कस करते हैं। ठीक है, इसमें आपका क्या होगा, याद रखिएगा, यहाँ पर इतने पॉइंट्स को आपको याद रखना है कि सबसे पहले 1952 में 23 सितंबर 1952 को इसका जो है, इसकी स्थापना होती है, इस कमीशन की, इस आयोग की। ठीक है, इसकी स्थापना जो है डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर करते हैं। इसमें जो है सबसे पहले पॉइंट को क्या किया गया
टीचर्स के प्रॉब्लम को नोटिफाई किया गया, क्या कि टीचर और ट्रेनिंग पर ध्यान दिया गया। फिर उससे संबंधित उन्होंने क्या कहा कि टीचर में सबसे पहले प्राइमरी में जो जाएंगे वो डीएलएड होंगे, सेकेंडरी में जो जाएंगे वो बीएड होंगे और कॉलेजेस में जो जाएंगे वो एमएड होंगे। ऐसा इन्होंने पूरा का पूरा बताया था। फिर इसके बाद इन्होंने बताया कि एमएड में एडमिशन अगर आपको चाहिए, एमएड में एडमिशन के लिए इन्होंने बताया कि एक्सपीरियंस होना चाहिए, कितने वर्ष का, 3 वर्ष का एक्सपीरियंस होना चाहिए। फिर इसके बाद क्या होना चाहिए, फिर एक्सटेंशन प्रोग्राम, इसमें एक विस्तार कार्यक्रम के बारे में भी इन्होंने बताया। ठीक है, विस्तार कार्यक्रम के बारे में भी इन्होंने बताया। फिर इसके बाद AICEE जो महत्वपूर्ण था 1957 ईस्वी में, इसकी स्थापना के बारे में बताते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप चाहो तो यहाँ लिख लो डीएलएड लिख लीजिएगा। ठीक है, क्या लिखेंगे, DELED, डीएलएड लिख लीजिए। यहाँ पर लिखिए बीएड, लिखिए आप बीएड लिखिए, और यहाँ पे लिखिए एमएड। ये क्या होता है कि प्राइमरी में पढ़ाने के लिए जो योग्यता है वो डीएलएड होनी चाहिए, सेकेंडरी में पढ़ाने के लिए आपको बीएड होना चाहिए, और कॉलेजेस स्तर पर, बड़े उच्च स्तर पर पढ़ाने के लिए आपका एमएड होना अनिवार्य है। ये कब बना था, 1952 ईस्वी में ही बन गया था, तभी से ये आगे चलता चला रहा है। सो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट कमीशन के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे कोठारी कमीशन की, कोठारी आयोग की, जो कि 1964 में बनता है, 1966 में इसकी रिपोर्ट सौंप दी जाती है। अगर हम बात करें इसके स्थापना की, तो इसका स्थापना वर्ष जो है आपको याद होना चाहिए। क्या क्या होता है इसकी, तो इसकी स्थापना जो है 14 जुलाई 1964 ईस्वी को किसकी अध्यक्षता में बनाई जाती है, तो याद रखिए डॉक्टर DS कोठारी। कौन है, डॉक्टर DS कोठारी। ठीक है, डॉक्टर DS कोठारी की अध्यक्षता में इसकी जो है स्थापना होती है। आपको समय जरूर याद रखना चाहिए, सन जरूर याद रखना चाहिए, क्योंकि आपके एग्जाम में इसका पूछा भी जाता है। ठीक है, इससे पहले जो हम लोगों ने मुदालियर कमीशन के बारे में या हम सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन के बारे में पढ़ रहे थे, उसमें उनके जो अध्यक्ष थे उन्हीं के नाम पे उसको मुदालियर आयोग भी कहा जाता है। इसी प्रकार कोठारी कमीशन को भी कोठारी आयोग कहा गया, क्योंकि इसके अध्यक्ष कौन थे, दौलत सिंह कोठारी। ये डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी हैं। इसको क्या कहा जाता है, याद रखिएगा, इन्होंने जो है अपना 14 जुलाई 1964 को तो इसकी स्थापना होती है, और ये अपनी रिपोर्ट कब सौंपते हैं, याद रखिएगा आपका 29 जून, क्या है, 29 जून 1966 को ये अपनी रिपोर्ट जो है सबमिट कर देते हैं भारत सरकार के सामने। ठीक है, और इसको लेकिन प्रश्न उठता है कि जब इसको जो है, इससे पहले 1952 में जब हम लोगों ने पढ़ा था, तो उसको तो भाई हम लोग सेकेंडरी माध्यमिक शिक्षा आयोग कहते हैं, तो इसको कोठारी कमीशन क्या कहते हैं, तो इसको शिक्षा आयोग कहते हैं। क्या कहते हैं, याद रखिएगा, इसको क्या बोलते हैं, शिक्षा आयोग बोलते हैं हम लोग। एजुकेशन कमीशन, शिक्षा आयोग। ठीक है, एजुकेशन कमीशन इसको कहा जाता है। अब इसमें हम लोग देखेंगे मेन पॉइंट क्या था। इसमें कहते हैं पॉइंट आउट वीकनेस ऑफ एग्जिस्टिंग सिस्टम, मतलब इन्होंने कहा कि मौजूदा प्रणाली की कमजोर स्थितियों को इन्होंने बताया है, इंगित किया है, प्रदर्शित किया है। सबसे महत्वपूर्ण काम इनका यही था कि इसमें जो भी कमी थी, इन्होंने पूरी की पूरी कमी को आपके सामने लेकर रख दिया था, और उसी के आधार पर
इन्होंने रिकमेंड किया, या हम कह सकते हैं इन्होंने सिफारिश किया था कि सामान्य और व्यावसायिक शिक्षा के एकीकृत पाठ्यक्रमों के विषयों का उन्मुखीकरण और विषय और परिचय करने के लिए बोला। तो याद रखिएगा, इन्होंने कहा है कि रिकमेंड क्या क्या, रिकमेंड सब्जेक्ट ऑफ ओरिएंटेशन, याद करिएगा। यहाँ पे ये पॉइंट जो है आप लिखते जाइएगा। सबसे पहले ओरिएंटेशन है आपका, ठीक है। ओरिएंटेशन मींस ओरिएंटेशन प्रोग्राम, ओरिएंटेशन, ठीक है, ओरिएंटेशन प्रोग्राम चलाने के लिए कहा था। फिर आपका ओरिएंटेशन एंड इंट्रोडक्शन, आपका ओरिएंटेशन एंड इंट्रोडक्शन की बात क्या था, ठीक है। इंट्रोडक्शन की बात कहा था किसके लिए आपका इंटीग्रेटेड कोर्स के लिए, किसके लिए, इंटीग्रेटेड कोर्सेज, ठीक। इंटीग्रेटेड कोर्सेज के लिए जो है इसमें इन्होंने रिकमेंड किया था कि जो और कौन से विषय होंगे इंटीग्रेटेड कोर्सेज में, आपके जनरल एंड, ठीक है, जनरल एंड प्रोफेशनल कोर्सेज, ठीक है। जनरल एंड कौन से प्रोफेशनल कोर्सेज है आपके। प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए इन्होंने क्या क्या कहा कि उन्मुखीकरण करना है, ओरिएंटेशन करना है और परिचय देना है किसके, एकीकृत पाठ्यक्रम के लिए। एकीकृत पाठ्यक्रम पर देंगे, लेकिन कौन से विषय इसमें शामिल होंगे, तो उसमें उन्होंने बोला सामान्य शिक्षा होगी और व्यावसायिक शिक्षा होगी। उसको इन दोनों को जोड़कर एक साथ देने का काम इन्होंने मुख्य रूप से करने को बताया है। सबसे महत्वपूर्ण ये पॉइंट होता। फिर उन्होंने बताया कि राज्य शासन को सलाह देने की प्रशिक्षण सुविधाओं के लिए विस्तार के लिए योजनाएं तैयार की जाए। तो याद रखिएगा इन्होंने क्या बताया था, इन्होंने एडवाइस किया था स्टेट गवर्नमेंट को, राज्य सरकारों को एडवाइस किया था कि इन्होंने बोला था कि प्रिपेयर प्लान फॉर द एक्सपेंशन ऑफ ट्रेनिंग फैसिलिटीज, ठीक है। ट्रेनिंग फैसिलिटीज मतलब प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध कराना, किसकी, प्रशिक्षण की सुविधा, ठीक। अब याद रखिएगा यहीं से क्वेश्चन बनता है कि राज्य सरकारों का जो दायित्व होता है प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान करना, वो किसके अंतर्गत आता है। तो याद रखिएगा इसमें जब ये बोलते हैं तो काफी चीजें यहाँ पर बनते हैं आपके। तो यहाँ पर शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए बनाने की बात बोली। फिर इन्होंने बोला है डायग्नोस करने के लिए, मतलब क्या कहते हैं, शिक्षकों के अंदर जो भी कमियां होती है उनको कम करने के लिए इन्होंने टीचर किसमें, टीचर एजुकेशन एंड सजेशन प्रैक्टिकल, मतलब व्यावसायिक इन्होंने शिक्षा में जो भी कमियां हैं, कमियों को पूरा करने के लिए या निदान करने के लिए और व्यावहारिक सुझाव देने का कार्य इन्होंने किया था, ठीक है। इन्होंने ये कार्य किया था। फिर इसके बाद कहें तो इन्होंने एमए की डिग्री दी थी। क्या दिया था, शिक्षा में एमए की डिग्री देना प्रारंभ किया था। कहते हैं शिक्षा में एमए की डिग्री सबसे पहले इन्होंने शिक्षा में एमए की डिग्री देने का कार्य सबसे पहले प्रारंभ किया था। तो ये इसमें महत्वपूर्ण था। अब इसमें क्या याद रखिएगा, इसमें जो एग्जाम में पूछा जाता है समर स्कूल, ठीक है। समर स्कूल की बात कौन करता है, समर स्कूल की बात कौन करता है, ठीक है। समर स्कूल की बात जो है कोठारी कमीशन करता है। फिर कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्सेज की बात कौन करता है, ठीक है, याद रखेंगे कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्सेज की बात, कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्सेज की बात करता है, ठीक। करस्पॉन्डेंस कोर्स की ये बात करता है। करस्पॉन्डेंस कोर्स के साथ साथ और इसमें क्या दिखाता है कि स्टेट बोर्ड ऑफ टीचर एजुकेशन सीबीटीई, स्टेट बोर्ड ऑफ सीबीटीई की बात करते हैं। इसमें राज्य शिक्षक शिक्षा बोर्ड की याद रखिएगा, क्या स्टेट, ठीक है, क्या होगा आपका स्टेट बोर्ड ऑफ, ठीक है, स्टेट बोर्ड ऑफ टीचर एजुकेशन,
ठीक, ये इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिएगा। ये बहुत ज्यादा आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा। इसमें आपका समर स्कूल्स की बात करते हैं, करस्पॉन्डेंस कोर्सेज की बात करते हैं। करस्पॉन्डेंस कोर्स का मतलब होता है पत्राचार पाठ्यक्रम। क्या होता है? पत्राचार पाठ्यक्रम होता है। पत्राचार पाठ्यक्रम जो होता है उसके बारे में ये बात करते हैं यहाँ पर। तो ये पॉइंट ऑफ जो है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा हो जाते हैं महत्वपूर्ण, ठीक है ना। अब इसमें और क्या कहा गया है याद रखिएगा। इसमें जो है, इसमें हम कह सकते हैं कि इसमें जो है चौथे मतलब कहते हैं कि इसमें जो है 5 ईयर का प्लान बनाया जाता है जो टीचर्स के लिए या एनसीईआरटी से रिलेटेड। इसमें बहुत ढेर सारे काम कराए जाते हैं, ठीक है, बहुत ढेर सारे काम कराए जाते हैं। अब चलिए एक निगाह हम लोग देख लेते हैं क्या क्या इन्होंने बताया है, ठीक। कोठारी कमीशन में, तो कोठारी कमीशन की स्थापना की बात करेंगे 14 जुलाई 1964 को होती है और ये अपनी रिपोर्ट जो है 29 जून 1966 को जमा करते हैं। यह रिपोर्ट जो है भारत सरकार के सामने प्रस्तुत करते हैं। सबसे पहले इन्होंने क्या किया, ओरिएंटेशन प्रोग्राम की बात करी है, ठीक है। ओरिएंटेशन प्रोग्राम, ओरिएंटेशन इंट्रोडक्शन की दिया है इसका इंटीग्रेटेड कोर्सेज के लिए। तो याद रखिएगा क्वेश्चन आएगा इंटीग्रेटेड कोर्सेज सबसे पहले किसने चलाने का काम किया था? तो आपका किसने किया था? कोठारी कमीशन ने किया था, जिसमें जनरल और प्रोफेशनल कोर्सेज होंगे। इसमें प्रशिक्षण की सुविधा के बारे में वही बताया है कि इसमें बोला है सबसे महत्वपूर्ण है कि शिक्षा में एमए की डिग्री प्रदान करने का कार्य इन्होंने सबसे पहले दिया है। क्वेश्चन आता है करस्पॉन्डेंस कोर्स की बात सबसे पहले कौन से कमीशन करता है, कौन सा आयोग करता है? तो याद रखिए करस्पॉन्डेंस कोर्स की बात जो है सबसे पहले कोठारी कमीशन करता है, ठीक है। फिर इसके बाद क्या करता है, समर स्कूल से रिलेटेड आपका क्वेश्चन आएगा कि समर स्कूल की बात कौन करता है? तो समर स्कूल की बात भी आपका कोठारी कमीशन करता है, ठीक है। ये पॉइंट्स थे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण थे, ठीक है। यहां पर ये हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग करेंगे बात नेक्स्ट वाले जो भी आपका आयोग आने वाला है नेक्स्ट में। चलिए देखते हैं कौन सा नेक्स्ट आप जो है अब नेक्स्ट आप कौन सा डिस्कस करने वाले हो जो कि बहुत महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। एनपीई 1986 है। चलिए इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग डिस्कस करते हैं। अब हम लोग बात करेंगे शिक्षा की राष्ट्रीय नीति जो बनी थी। सबसे पहले जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी थी भारत की, स्वतंत्र भारत की जो सबसे पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी थी वो सन 1968 ईस्वी में बना था, ठीक है ना। 1968 ईस्वी में बना, लेकिन उसमें कुछ संशोधन, कुछ खामियों को पूरी करने के लिए जो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हुआ, जो सबसे ज्यादा फेमस हुआ, जो कम से कम 20 वर्षों से भी अधिक जो है हमारे भारत में चला, वो कौन सी नीति थी? वो आपकी जो है आपकी कौन सी थी? एनपीई। क्या बोलते हैं हम लोग? एनपी, नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन, एनपीई, ठीक है, नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन होती है। इसकी स्थापना 1986 में होती है, लेकिन इसकी स्थापना जो इससे पहले ही जो है 1983 में भारत सरकार की जो है एनसीटी ने इसकी 1983 में नींव रख दी थी। लेकिन वास्तविक रूप में जब राजीव गांधी जी थे उन्होंने कहा कि भाई शिक्षा जो है हमारे वर्तमान समय के अनुसार नहीं चल रही है, सभी पूरे भारत से शिक्षाविदों को बुलाया जाए और एक जो है कमीशन बैठाला जाए और उस पर विचार करके उस पर जो है आगे की पॉलिसी को बनाई जाए कि हमारे भारत में किस प्रकार की शिक्षा नीति चलनी चाहिए। तो उसके अनुसार जो है जब उन्होंने बुलाया तब ऐसी कंडीशन थी, तो 1983 में इसकी न्यू पहले ही रख दी गई थी। तो इसमें क्या क्या रिकमेंडेशन हुए थे? सबसे पहले इसमें बोला था स्कूल के शिक्षकों के साथ जो है एक ऐसा होना चाहिए कि स्कूली शिक्षकों के साथ साथ उच्च शिक्षा के स्तर के साथ साथ इनमें क्या होना चाहिए, दोनों में बेसिक चीजें होती है। मतलब इन्होंने बोला है कुल मिला के फाउंडेशन फॉर टीचर्स,
ठीक है। मतलब फाउंडेशन कोर्सेज या फाउंडेशन टीचर्स के लिए इन्होंने बोला है कि एक फाउंडेशन कोर्स होना चाहिए। हम कह सकते हैं कि इसमें जो है एनपीई में सबसे मेन पॉइंट क्या है, इसमें जो है शिक्षकों के लिए सबसे ज्यादा बात करी गई है। तो इसमें हम बात करेंगे फाउंडेशंस के लिए, इन्होंने फाउंडेशन रखने के लिए बोला है। ठीक, फाउंडेशन कोर्सेज के लिए फाउंडेशन में क्या रखा है, इन्होंने महत्वपूर्ण पॉइंट ये बताया था फाउंडेशन में आपका क्या बताया था, इसमें ये बताया था कि जो भी स्कूली शिक्षक है, स्कूली शिक्षकों के साथ साथ उच्च शिक्षा के स्तर के टीचर्स को भी, दोनों को एक साथ लेकर हम जब चलेंगे तो हमारी शिक्षा बहुत अच्छी चलेगी। इन्होंने बोला था डील विथ स्कूल टीचर्स, डील विथ हायर एजुकेशन लेवल, नेशनल फाउंडेशन फॉर टीचर्स। ठीक है, मतलब जो है बेसिक शिक्षकों के लिए दोनों ही स्तर के चीजों को लेकर चलने की बात यहां पर ये कहते हैं। ठीक है, यहां पर ये पॉइंट लेकर चलते हैं। फिर इसके बाद अगर हम बात करेंगे कि इसमें जो है शिक्षकों के लिए क्या कहा था कि 1986 में शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम के लिए स्ट्रेस को इन्होंने पहचाना। ठीक है, क्या करा, स्ट्रेस, उनके तनाव को पहचाना, समझा और जाना। जब ये मीटिंग हुई तो तब उन्होंने जाके स्थापनाएं करी थी। किसकी स्थापना करी थी, याद रखिएगा, यहाँ पर इन्होंने डाइट की स्थापना करी थी। एग्जाम में आता है डाइट की स्थापना किसने करी। फिर आपका सीटीई की स्थापना करी इन्होंने। फिर इन्होंने आईए, ठीक है, फिर इन्होंने आईएएसई की बात करी थी, आईएएसई की बात करी यहां पर। तो इसको डाइट का फुल फॉर्म क्या होता है आप लोग को याद होना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट। ठीक, क्या होता है डी से, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूशन ऑफ एजुकेशन ट्रेनिंग। ठीक, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूशन ठीक है, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूशन ऑफ एजुकेशन ट्रेनिंग। ठीक, एजुकेशन ट्रेनिंग। फिर सीटीज का क्या होता है, सीटी का, इसका होता है कॉलेजेस ऑफ टीचर्स एजुकेशन। क्या होता है, कॉलेजेस ऑफ टीचर एजुकेशन होता है। ठीक है, ये होता है। फिर इसके बाद जो लास्ट वाला होता है आईएएसई जो होता है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इंस्टीट्यूशन ऑफ एडवांस्ड, लिखेंगे इंस्टीट्यूशन ऑफ, ठीक है, क्या होता है, इंस्टीट्यूशन ऑफ एडवांस ठीक, इंस्टीट्यूशन ऑफ एडवांस स्टडीज इन एजुकेशन, एडवांस स्टडीज इन एजुकेशन। ठीक, इन एजुकेशन होता है आपका। तो ये याद रखिएगा, एग्जाम में आपसे पूछा जाता है इसके बारे में। ठीक है ना, इनोवेशन, ये क्या होता है, ये जो होता है ये रिसर्च एंड इनोवेशन के लिए होता है, रिसर्च एंड इनोवेशन के लिए इसकी बात यहां पर करते हैं। ठीक है, इसकी बात यहां पर हम लोग करते हैं। ये आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे पूछे जाते हैं आपसे। ठीक है, आपसे इसके बारे में पूछा जाता है पूरा का पूरा। ठीक है, फिर इसमें क्या कहते हैं, इसमें जो है जब हम इसमें अब जो है इतनी बातें तो इसमें कह दी। अब इसके बाद प्रोग्राम ऑफ एक्शन जो हम जाएंगे तो प्रोग्राम ऑफ एक्शन में भी आप देख लो क्या कहते हैं इसमें। ठीक, प्रोग्राम ऑफ एक्शन जब आप जाओगे जो 1992 में बनता है, प्रोग्राम ऑफ एक्शन जो POA, प्रोग्राम ऑफ एक्शन जिसको हम लोग बोलते हैं 1992 में आता है। इसमें क्या क्या बोला गया, इसमें प्रोग्राम ऑफ एक्शन इसको बोलते हैं। इसमें फंक्शन ऑफ एजुकेशन, फंक्शन ऑफ टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूट की बात करी है। इसमें क्या बात कर रहा है, याद रखिएगा, फंक्शन
ऑफ टीचर एजुकेशन। इसमें बोला गया कि फंक्शन ऑफ टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूट के बारे में बात करी गई है। ठीक, मतलब कि जो फंक्शन ऑफ टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, जो अध्यापक शिक्षक शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान है, उनके कार्य की बात करी गई है। ठीक है, उसमें क्या क्या है, उसमें जो है जो भी करिकुलम है उसको डेवलप करने का कार्य इन्होंने किया है। इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान दिया है, इन्होंने करिकुलम ट्रांजैक्शंस के बारे में, पाठ्यक्रम को जो आदान प्रदान करना है उसके बारे में सबसे ज्यादा पॉइंट आउट किया है यहाँ पर। ठीक है, तो ये पॉइंट इसमें जो है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी थे आपके इसके अंतर्गत हम लोगों ने पूरा का पूरा डिस्कस कर लिया। अब हम लोग नेक्स्ट जो बात करेंगे एनसीटी के बारे में बात करेंगे। फिलहाल ये आपको समझ में आ गया होगा कि ये आपका इसको जो है 1986 वाला और प्रोग्राम ऑफ एक्शन हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। चलिए हम इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो हम आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करेंगे नेशनल कमीशन ऑन टीचर्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, जो कि इसकी स्थापना 1983 ईस्वी में होती है। इसमें क्या क्या बातें करी गई है इस पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे इसके अंतर्गत क्या क्या बातों को बताया गया है। ठीक है ना, एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। इसमें क्या है, प्रैक्टिस टीचिंग की बात करी गई है। ठीक है, अभ्यास शिक्षण की बात करी गई। किसकी बात करी गई, याद रखिएगा, प्रैक्टिस टीचिंग की बात। ठीक, प्रैक्टिस टीचिंग, जब यहां पर प्रैक्टिस टीचिंग की बात करेंगे तो इसमें इंटर्नशिप की बात भी आएगी। क्या आएगी, इंटर्नशिप। जो विद्यार्थी जो भी अध्यापक शिक्षक जो बनने के लिए तैयारी करते हैं उनको इंटर्नशिप करना होता है। बीएड में भी आपके इंटर्नशिप होता है, और एमएड जो लोग करते हैं, मास्टर ऑफ एजुकेशन, बैचलर ऑफ एजुकेशन जो लोग करते हैं उनको इंटर्नशिप प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करना होता है। इसका उद्देश्य क्या होता है, इसका उद्देश्य होता है कि बच्चों को जो भी चीज सिखाया जा रहा है वो स्पेसिफाइंग द ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, जो उद्देश्य होते हैं उनको फुलफिल करे टीचिंग के लिए जो आपका होता है। ठीक है, वो आपका इसमें बताते हैं आपका। और इसकी स्थापना की बात करेंगे तो ये एनसीटी जो है आपका एक स्कूल शिक्षकों के लिए होता है, और इसकी जो है प्रशिक्षण का वर्ष 4 वर्ष इन्होंने निर्धारित कर रखा है। किसने, 4 वर्ष इन्होंने निर्धारित कर रखा है यहाँ पर, ये भी याद रखना है आपको। फिर इसके बाद अगर हम बात करेंगे कि ये तो इसकी स्थापना की थी, लेकिन जब 1999 ईस्वी में जब आता है तो 1999 ईस्वी में इसने साइंटिफिक एटीट्यूड के बारे में बताया है। ठीक है, याद रखिएगा, साइंटिफिक एटीट्यूड के बारे में। ठीक है, साइंटिफिक एटीट्यूड के बारे में ये लोग डिस्कस करते हैं। मेन साइंटिफिक एटीट्यूड, ठीक, साइंटिफिक एटीट्यूड के बारे में ये लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो ये इसके बारे में इतना था। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो है अब जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो एनसीएफ है आपका। क्या आपका, एनसीएफ, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, जो 2005 में आता है, उससे रिलेटेड हम लोग अब डिस्कस करने वाले हैं इसके। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स, इनके ऑब्जेक्टिव्स और प्री सर्विसेज के बारे में बात करेंगे। तो इनके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, कंटेंट एंड कोर्सेज के बारे में बात करते हैं ये। ठीक है ना, ये टीचर एजुकेशन के लिए नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो होता है इसमें क्या क्या बात करते हैं, इसमें कंटेंट की बात करते हैं आप। ठीक है, कंटेंट की हम बात करेंगे, कंटेंट के साथ साथ हम कोर्सेज की बात करेंगे, कोर्सेज के साथ साथ हम लोग इसमें जो विजन बनाया जाता है, ठीक, छोटे छोटे विजन बनाए जाते हैं। फिर इसमें करिकुलम एरियाज को डिस्कस किया जाता है।
ठीक है। इसमें करिकुलम एरियाज को डिस्कस किया जाता है। इसमें प्रोफेशनल डेवलपमेंट की बात करते हैं हम लोग, किसकी, प्रोफेशनल डेवलपमेंट की, प्रोफेशनल डेवलपमेंट की बात करते हैं। ठीक है, प्रोफेशनल डेवलपमेंट की बात करते हैं। इसमें आपको और भी चीजें, ह्यूमन वैल्यूज की यहाँ पर हम लोग डिस्कस करते हैं, बात करते हैं। तो यहाँ पर इसमें काफी पॉइंट्स को डिस्कस किया था। अगर पूछा जाए कि एनसीएफ क्या है, तो एनसीएफ जो है इसमें परिप्रेक्ष्य को बदलने के लिए, चेंज पर्सपेक्टिव को बदलने के लिए इसमें बात करते हैं मुख्य रूप से, है ना। चेंज पर्सपेक्टिव के लिए बात करते हैं। इसमें जो है मुख्य रूप से पीस एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन एंड योगा एजुकेशन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, पीस, हेल्थ, ठीक है, पीस, हेल्थ एंड योगा, इन तीनों प्रकार के एजुकेशन की बात करी जाती है। क्योंकि बालक जो होता है, इसमें बताया गया था 2005 में जो आपकी शिक्षा जो आपका जो आता है एनसीईआरटी, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम नीति जो आई थी, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो आया था, उसमें बताया गया था कि बच्चों को जो है विद्यालयों की चार दीवारी में ना पढ़ाकर उनको बाहर के परिप्रेक्ष्य में, बाहर प्राकृतिक वातावरण में ले जाकर उनको पढ़ाया, तो जिससे जो है उनके जो तनाव होते हैं उनको दूर करने का कार्य किया जा सकता है। उससे संबंधित वहां पर और भी इसमें बताए गए हैं। तो ये एग्जाम में पूछा जाता है कि एनसीएफ के द्वारा क्या क्या बातें कही गई है। तो इसमें मुख्य रूप से रोल फॉर टीचर, टीचर की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया गया है। क्या बताया गया है, रोल फॉर टीचर, रोल फॉर टीचर, मतलब टीचर्स की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया गया है कि ये जो है कह सकते हैं किसी भी समाज का स्तंभ कहलाता है। ठीक है, किसी भी समाज का टीचर जो होता है किसी भी समाज का स्तंभ कहलाता है। इसलिए इसमें मल्टीडिसिप्लिनरी की बात करी गई है, बहुविषयक की बात करी गई, हिंदी में बोलते हैं बहुविषयक, ठीक, जिसको बोलते हैं मल्टी, ठीक है, जिसको बोलते हैं मल्टीडिसिप्लिनरी। ठीक, मल्टीडिसिप्लिनरी की बात हम लोग यहाँ पर करते हैं, यहाँ पर बहुविषयक की बात करते हैं। याद रखिएगा, एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कि मल्टीडिसिप्लिनरी की बात कौन करता है, ठीक है ना, मल्टीडिसिप्लिनरी की बात कौन करता है यहाँ पर। फिर इसके बाद इसमें हम देखेंगे, तो इसमें आपका इतनी ही चीजें पॉइंट्स जो है आपसे डिस्कस करता है। तो ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना महत्वपूर्ण था। अगर हम बात करें, इसमें जो है इंटर्नशिप की बात करता है, हेल्थ इंटर्नशिप की बात इसी के अंतर्गत आ जाती है। याद रखिए, यहाँ पर टीचर्स रोल की जो बात करता है वो मानवतावादी को प्रदर्शित करता है। ठीक है, ये हो गया आपका। अब इसके बाद हम लोग डिस्कस जो करने वाले हैं वो एनकेसी करने वाले हैं। ठीक है, किसको डिस्कस करना है, एनकेसी को हम लोग अब डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे, चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तो हम लोग आगे चलते हैं। अब हम लोग बात करने वाले हैं राष्ट्रीय ज्ञान आयोग, नेशनल नॉलेज कमीशन के बारे में बात करेंगे। और अब हम लोग इसमें चलते हैं। सबसे पहले इसके स्थापना की बात करेंगे कि जो इसकी स्थापना होती है, इसकी स्थापना 13 जून 2005 को इसकी स्थापना होती है। ठीक है, 13 जून 2005 को इसकी स्थापना होती है। और इसकी स्थापना कौन करते हैं, सैम पित्रोदा। याद रखिएगा, इनकी स्थापना सैम पित्रोदा करते हैं। ठीक, सैम पित्रोदा करते हैं इसकी स्थापना। और सैम पित्रोदा ने इसकी अध्यक्षता की थी। ठीक है, इसकी अध्यक्षता की थी उस समय भारत के जो वर्तमान तत्कालीन प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह ने देश
को आगे बढ़ाने के लिए ये ज्ञान की आवश्यकता का अनुभव किया था। ठीक है, ज्ञान की आवश्यकता का अनुभव किया था। क्यों? क्योंकि इन्होंने कहा था 20वीं शताब्दी में संसार में ज्ञान के क्षेत्र में बहुत भारी विस्फोट होने वाला है। इसको उन्होंने पहले ही अनुमान लगा लिया था और उसी के आधार पे इन्होंने सैम पित्रोदा को जो है राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की स्थापना के लिए अध्यक्ष बनाया था, जिसकी स्थापना 13 जून 2005 ईस्वी को होती है। परंतु ये अपना काम जो है कब शुरू करते हैं? ये अपना कार्य जो है 2006 में ये जो है संस्थान, ये राष्ट्रीय ज्ञान आयोग अपना कार्य करना शुरू करती है। ठीक है, याद रखिएगा। तो राष्ट्रीय ज्ञान आयोग मूल रूप से भारत के प्रधानमंत्री हेतु एक उच्च स्तरीय सलाहकार संगठन थी। ठीक है, क्या थी? एक उच्च स्तरीय सलाहकार संगठन थी। इस आयोग ने अपनी सिफारिशों में 4 किस्तों में भेजी। मतलब 4 किस्तों में, मतलब इन द सेंस कि जब इन्होंने आयोग का प्रतिवेदन किया, इन्होंने सब 2006 में किया, 2006 के बाद 2007 में इन्होंने अपना आवेदन प्रस्तुत किया, फिर 2008 में इन्होंने अपना आवेदन प्रस्तुत किया, ठीक है, फिर 2009 में इन्होंने अपना आवेदन प्रस्तुत किया। तो टोटल 4 बार इन्होंने जो है 4 बार में अपनी रिपोर्ट को प्रस्तुत किया था। लेकिन इस आयोग ने अपना कंप्लीट जो है कब किया था? 2009 में इन्होंने लास्ट किया था और इसका नाम था राष्ट्र के नाम प्रतिवेदन, रिपोर्ट ऑफ द नेशन। ठीक है, रिपोर्ट ऑफ द नेशन के नाम से प्रकाशित किया था। इस आयोग में 5 महत्वपूर्ण बातों को बताया गया था, जो कि फर्स्ट पेपर में भी आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या है? 5 महत्वपूर्ण जो है प्रतिवेदन जो बताए थे। सबसे पहले बताया था इन्होंने ज्ञान की सुलभता। क्या बताया था? ज्ञान की सुलभता बताया था। ज्ञान की सुलभता क्या होती है? एक्सेस टू नॉलेज। क्या होता है? एक्सेस टू नॉलेज। ठीक, एक्सेस टू नॉलेज होता है। फिर इसके बाद दूसरा क्या होता है? ज्ञान के सिद्धांत। नंबर 2 पे ज्ञान के सिद्धांत। ज्ञान के सिद्धांत को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एसेस टू वो नॉलेज कंसेप्ट। ठीक है, नॉलेज कंसेप्ट। नॉलेज कंसेप्ट होता है। तीसरा जो होता है वो होता है सृजन, क्रिएशन, सृजन, जिसको बोलते हैं क्रिएशन होता है। ठीक है, चौथा जो होता है, चौथा वाला आपका होता है अनुप्रयोग। क्या होता है? अनुप्रयोग। अनुप्रयोग में आपका होता है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन होता है। नंबर 5 पर जो होता है, नंबर 5 पे आपका आता है सेवाएं। सेवाएं या सर्विसेज। ठीक, सर्विसेज आपका आता है। तो या सर्विस आप बोल दो, ये ज्यादा बेटर। ठीक, तो ये आपके एग्जाम में यूजीसी के फर्स्ट पेपर में पूछा आता है। एनकेसी में एनकेसी के अकॉर्डिंग जो है क्या महत्वपूर्ण चीजें होती हैं इसके अंदर। ठीक है, क्या महत्वपूर्ण चीजें होती है। अब इसके बाद सैम पित्रोदा ने इसको बताया था। इसमें बताया था कि 20वीं शताब्दी में जो है एजुकेशन चैलेंजेस को कंप्लीट करने के लिए इन्होंने बताया था, इन्होंने इंस्टीट्यूट फॉर इंप्रूवमेंट ऑन क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, इन्होंने क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की बात करी थी। इसकी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की बात करी थी, शिक्षा की गुणवत्ता की बात करी थी यहां पर। ठीक है, और सबसे मेन पॉइंट था, इन्होंने बोला था वाइब्रेंट। क्या बोला था? इन्होंने वाइब्रेंट नॉलेज के बारे में बात करी थी। वाइब्रेंट नॉलेज।
ठीक है, वाइब्रेंट नॉलेज के बारे में बात करी थी, और आईसीटी का सबसे महत्वपूर्ण उपयोग इन्होंने बताया था कि 21वीं शताब्दी में, 20वीं शताब्दी में, जब 21वीं शताब्दी में जब आप जाओगे तो अब इसकी आवश्यकता आपको बहुत ज्यादा पड़ने वाली है। ठीक है, तो ये पॉइंट्स हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, इतना पॉइंट। ठीक है, फिर इसके बाद आता है यशपाल कमेटी रिपोर्ट। चलिए इसको आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम डिस्कस करते हैं आगे। अब हम लोग बात करने वाले हैं यशपाल कमेटी रिपोर्ट के बारे में, जिसको बोलते हैं YCR, यशपाल कमेटी रिपोर्ट, जो कि 2009 में आया हुआ है। ठीक है, जो कि 2009 में आया हुआ है। इसमें क्या बताते हैं, इसमें बोलते हैं शिक्षक की गुणवत्ता, शिक्षक की स्थिति, पारिश्रमिक और काम की शर्तों के बारे में इसमें बताया गया है। मतलब टीचर, इन्होंने बोलता है क्वालिटी टीचर, ठीक है, इक्वलिटी, हाँ, क्वालिटी टीचर स्टेटस के बारे में बताया है। फिर रिनोमरेंट के बारे में बताया है। ठीक है, पारिश्रमिक के बारे में, मतलब शिक्षक की गुणवत्ता के बारे में, शिक्षक के पारिश्रमिक के बारे में, शिक्षक के काम के बारे में इन्होंने बताया है। ठीक है, ये है आपकी क्या बताया, क्वालिटी, क्वालिटी बताया टीचर की, टीचर के रिम्यूनरेंट के बारे में बताया है। ठीक है, ठीक, इन्होंने यशपाल कमेटी रिपोर्ट में टीचर की क्वालिटी के बारे में, टीचर के रिम्यूनरेशन के बारे में, टीचर के स्टेटस के बारे में, इन सब के बारे में इन्होंने डिस्कस किया है, इन्होंने बताया इसके बारे में। ठीक है, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इन्होंने बोला है शिक्षकों को तैयार किया जाना चाहिए उच्च शिक्षा संस्थानों की जिम्मेदारी को संभालने के लिए। ठीक है, उच्च शिक्षण संस्थानों की जिम्मेदारी को संभालने के लिए इन्होंने बताया है। आपका क्लियर है यहाँ पर? ठीक है, इसमें बताया है कि स्टेट जो है, राज्य सरकार जो है, प्राइमरी, प्री प्राइमरी और मतलब प्री प्राइमरी और प्राइमरी लेवल के जो है जिम्मेदारियों को उठाने का कार्य करे। किसका? प्राइमरी और प्री प्राइमरी, प्री प्राइमरी लिखेंगे, प्री प्राइमरी एंड प्राइमरी। ठीक, ये है इसका जो है स्टेट गवर्नमेंट उठाएगी, स्टेट गवर्नमेंट उठाएगी यहाँ पे इसका जो कार्यभार, पूरा का पूरा देखभाल इसका करना, सब कुछ करना। यशपाल कमेटी, इसमें एकेडमिक, इन्होंने बोला एकेडमिक स्टाफ कॉलेजेस के बारे में बात करी इन्होंने क्या बात करी है, एकेडमिक। ठीक है, इन्होंने क्या बात करी, एकेडमिक स्टाफ के बारे में बात करी है, एकेडमिक स्टाफ कॉलेजेस। ठीक, एकेडमिक स्टाफ कॉलेजेस के बारे में भी इन्होंने बात करी यहाँ पर। तो ये पॉइंट्स को भी नोट डाउन करना है आपको, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर इसमें यशपाल कमेटी रिपोर्ट में बीएड के माध्यमिक या प्रारंभिक या नर्सरी शिक्षा में कक्षा में विशेषज्ञ टीचरों को, जो प्रोफेशनल टीचर्स हैं, उन्हीं को पढ़ाने के लिए इन्होंने बताया है कि ये वहां पर अगर यही टीचर जाएंगे तो वो ज्यादा अच्छा काम करेंगे। इन्होंने इसीलिए बीएड पर ज्यादा स्पेसिफिक फोकस किया है। ठीक है, इन्होंने बोला है, इसमें बोला लर्निंग विदाउट बर्डन की बात करते हैं। यशपाल कमेटी रिपोर्ट में लर्निंग विदाउट बर्डन की बात करते हैं, लर्निंग विदाउट बर्डन। ठीक, लर्निंग विदाउट बर्डन की बात ये करते हैं। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट, लर्निंग विदाउट बर्डन भी आपके क्वेश्चन में आपका आता है। ठीक है, लर्निंग विदाउट बर्डन भी आपके सिलेबस में आता है। चलिए, फिर इसके बाद हम लोग अब नेक्स्ट डिस्कस करते हैं एनसीएफटीई के बारे में बात करेंगे। तो एनसीएफटीई में आपके बारे में देखिए, एनसीएफटीई आपको क्या बताता है उसको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। एनसीएफटीई में, एनसीएफटीई जो बनता है यहां पर देख लेते हैं, एनसीएफटीई। ठीक है, ये कब आता है, ये 2009
2009 में आपका आता है, ठीक, 2009 में आपका आता है। इसमें क्या बताया कि इसकी स्थापना जो होती है वो NCTE और प्लस NCERT ये दोनों मिलकर इसकी स्थापना करते हैं। इसमें नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन होता है, इसमें करिकुलम को बताया गया है। इसमें जो है फाउंडेशन कोर्सेज, पेडागोजिकल और इंटर्नशिप एंड प्रैक्टिस की बात, पार्टिकम की बात करी है, ठीक है। किसकी बात करी है इसमें याद रखेंगे। इसमें सबसे पहले फाउंडेशन कोर्सेज की बात करी है, फाउंडेशन कोर्सेज की बात करी है। दूसरा जो पॉइंट है, दूसरे पॉइंट में आपका पेडागोजिकल की बात करी है, पेडागोजिकल की बात करी है। और तीसरा जो है आपका इंटर्नशिप एंड प्रैक्टिकम की बात करी है। इंटर्नशिप एंड प्रैक्टिकम, ठीक, इंटर्नशिप एंड प्रैक्टिकम के बारे में ये, ठीक है, प्रैक्टिकम के बारे में बात करते हैं, ठीक, इंटर्नशिप एंड प्रैक्टिकम के बारे में ये लोग बात करते हैं, ठीक। तो ये इतने पॉइंट्स हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं। और जो लास्ट पॉइंट आपका बनता है, लास्ट पॉइंट आपका क्या बचता है, एक JVC जस्टिस वर्मा कमेटी। जस्टिस वर्मा कमेटी में देखिए क्या बताया गया है, जिसको बोलते हैं JVC जस्टिस वर्मा कमेटी, जो 2012 में आपका आता है। कब आता है, 2012 में आता है। इसमें दो प्रमुख शिक्षकों की बात इसमें करी गई है, दो प्रमुख शिक्षकों की। प्लस इसमें क्या कहा गया है, इसमें बोला गया है कि जो भी टीचर होते हैं वो इसमें जो है पारदर्शिता लाने के लिए, जो भी आपका एग्जाम हो उसमें पारदर्शिता लाने की बात करते हैं। इसमें ड्यूरेशन, मतलब टीचर एजुकेशन के कार्यक्रम की अवधि को बढ़ाने के लिए इन्होंने सिफारिश करी थी। तभी जो है उसके बाद से ही आपका जो है एमएड जो है 2 वर्षीय हो गया था। इसमें मल्टी डिसिप्लिनरी की बात भी इसी में करते हैं आपके, ठीक है। स्कूल शिक्षकों के साथ भी इन्होंने डिस्कस करा है। इसमें यही आपका इतना इंपॉर्टेंट पड़ता है इसमें आपका, क्लियर। तो इतना हम लोगों ने डिस्कस किया है। क्या डिस्कस किया है कि जितना भी आपका जो आपका एजुकेशनल हिस्ट्री है वो पूरा का पूरा हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, ठीक है। चलिए हम लोग यहीं तक डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे जो आपका पॉलिटिक्स है, इकोनॉमिक्स है, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको फाइनल टच दे रहा होगा, मेरा ऐसा मानना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।